नमस्कार दोस्तों। आज मैं चर्चा करूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं और वे किसी भी तरह से इसे हासिल कर लेंगे। वे समझते हैं कि अगर उन्हें मांगा करना है, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को पृथ्वी की एकमात्र शक्ति बनाना है, तो सबसे पहले उन्हें अन्य दो महाशक्तियों यानी चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा। और इसलिए पिछले साल यानी 2025 में हमने राष्ट्रपति ट्रंप को शांति के राष्ट्रपति के रूप में देखा, क्योंकि वे पूर्वी गोलार्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जहां दुनिया की 80% आबादी रहती है और वहीं चीन और रूस भी हैं। इस साल राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध के राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि अब वे पश्चिमी गोलार्ध की ओर देख रहे हैं, जो अमेरिका का पिछवाड़ा है। अब हमने पिछले साल देखा, जब बात इन दो महाशक्तियों की थी, कि उन्होंने उनके साथ कैसे व्यवहार किया। रूस के संबंध में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए वास्तव में प्रयास किए। वे रूस के साथ व्यापार करना चाहते थे, यहां तक कि रूस को G8 का हिस्सा बनाना भी चाहते थे, क्योंकि वे समझते हैं कि अब अमेरिका की रणनीतिक रुचि यूरोप में नहीं रही, बल्कि अब यह आर्कटिक महासागर की ओर स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में आर्कटिक महासागर वह बड़ा युद्ध क्षेत्र होगा, जहां हम अमेरिका, चीन और रूस के बीच महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा देखेंगे। और मैं इसे कम नहीं आंकूंगा। आर्कटिक महासागर काफी हद तक यह तय करेगा कि मागा असफल होता है या सफल। यही है आर्कटिक महासागर का महत्व। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट है कि उन्हें नाटो की उतनी जरूरत नहीं है जितनी नाटो को राष्ट्रपति ट्रंप की है। इसी वजह से वे अब काफी खुश हैं नाटो देशों को हथियार बेचने के लिए, ताकि वे यूक्रेन में अपनी लड़ाई जारी रख सकें। और निश्चित रूप से अमेरिका नाटो को ISR क्षमताएं भी प्रदान कर रहा है। चीन के संबंध में ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका का चीन के साथ कोई सुरक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि चीन अमेरिका की आर्थिक चुनौती है। तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रतिस्पर्धा न के बराबर या कम हो गई है। अमेरिकी सहयोगियों को यह बहुत स्पष्ट है कि अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए खुद ही ज्यादा करना होगा और अपनी देखभाल करनी होगी। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी। फिर हाल ही में हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के समर्थन या ताइवान को किस तरह का समर्थन मिलेगा, इस पर स्पष्ट नहीं थे। लेकिन ताइवान को अमेरिका द्वारा लगभग $11 अरब का हथियार पैकेज पेश किया गया है। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि इस साल जब वह युद्ध के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप केवल ईरान पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ईरान और मध्य पूर्व एकमात्र ऐसी जगह है जहां वह अपनी खुद की विदेश नीति नहीं चलाते, बल्कि वहां की नीति इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा चलाई जाती है। इसलिए वह ईरान पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ईरान में युद्ध होगा या नहीं, लेकिन जो बात निश्चित रूप से कही जा सकती है वह यह है कि क्योंकि वह मध्य पूर्व पर ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं, इसलिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व कम नहीं होगा। इसके अलावा इस साल हम राष्ट्रपति ट्रंप की यूरेशियन भूभाग पर ज्यादा रुचि या ध्यान नहीं देखेंगे, बल्कि अब उनका ध्यान पश्चिमी गोलार्ध पर है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश और ग्रीनलैंड शामिल हैं। अब ग्रीनलैंड एक बड़ा द्वीप है जो उत्तरी ध्रुव से 725 किलोमीटर दूर है और उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के केंद्र में स्थित है। तो यहाँ एक बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए, और राष्ट्रपति ट्रंप इसे समझते हैं। अगर उन्हें अमेरिका को फिर से महान बनाना है, अमेरिका को वैश्विक महाशक्ति बनाना है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका की पूरी सुप्रीमेसी हो। वह इसे पूरी तरह नियंत्रित करता है। और जब मैं नियंत्रण की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को चीनी और रूसी सैन्य क्षमताओं से लड़ना होगा जो वहां बढ़ गई हैं, या उनसे लड़ना होगा क्योंकि वहां उनका प्रभाव बढ़ गया है। क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये तीनों महाशक्तियां आपस में लड़ें, क्योंकि इन सभी के पास परमाणु हथियार हैं।
तो एक बात के तौर पर अमेरिकी प्रोफेसर एलिसन ग्राहम का प्रसिद्ध थ्यूसिडिडीज ट्रैप का सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता। एक ऐसी दुनिया में जहां सभी महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार हैं, यही बात है जो वे सभी देख रहे हैं, और ट्रंप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन और रूस जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी क्षमताएं कैसी हैं। वे ऐसी हों कि अमेरिका उनसे निपट सके और वह पश्चिमी गोलार्ध में जो करना चाहता है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो ये अमेरिका के लिए चुनौती है। तो हमने पिछले साल 20-25 में देखा, उन्होंने 20-26 में क्या करना है इसके बारे में काफी संकेत दिए थे। उदाहरण के लिए पद संभालने के एक हफ्ते के भीतर ही ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे थे। वह कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे थे। अब उस पागलपन में भी एक तरीका था जिसे सभी ने देखा। मैं इस विषय पर थोड़ी ही देर में विस्तार से चर्चा करने के लिए वापस आऊंगा। और मई के महीने में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका एक विशाल गोल्डन डोम का निर्माण करेगा, और यह गोल्डन डोम वास्तव में एक उन्नत बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है। और उन्होंने इस गोल्डन डोम की कुल लागत लगभग 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर बताई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में इसकी लागत 800 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है, और यह एक यथार्थवादी अनुमान है जो 5 से 10 साल की अवधि में लगेगी। और इसी कारण इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि 2027 से युद्ध विभाग यानी पेंटागन के वार्षिक रक्षा आवंटन में 50% की वृद्धि होगी। वर्तमान 1 ट्रिलियन डॉलर के बजट से यह बढ़कर 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अब यह समझाने के लिए कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर कितनी बड़ी राशि है, यह दुनिया के सभी देशों के रक्षा बजट को मिलाकर भी उससे अधिक है, और इस पैसे का अधिकांश हिस्सा ग्लोबल डोम के निर्माण में जाएगा। ग्लोबल डोम के बारे में कुछ और विवरण मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर सितंबर महीने में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया। फिर हमने देखा कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में जो दिसंबर में आई थी, उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता ट्रंप कोरोनरी को मोनरो डॉक्ट्रिन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब हर कोई राष्ट्रपति जेम्स मोनरो द्वारा 1823 में दी गई मोनरो डॉक्ट्रिन से परिचित है, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी गोलार्ध जो अमेरिका का पिछवाड़ा है, उसे यूरोपीय साम्राज्यवाद से मुक्त रहना चाहिए। अब निश्चित रूप से ट्रंप ने इसे बदल दिया है, और इसी तरह यह ट्रंप की कोरोनरी बन जाती है रूस और चीन के प्रभाव और सैन्य क्षमताओं के कारण। तो पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका के सामने सैन्य चुनौतियां हैं, सुरक्षा चुनौतियां हैं, और अब मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं चीन और रूस की उन सैन्य चुनौतियों से शुरू करता हूं जिनका सामना अमेरिका कर रहा है, और ये दोनों बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले संतुलन बनाए रखें। कुछ समय पहले ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया था कि मिसाइलों की समस्या है। एक मिसाइल रक्षा प्रणाली बनानी होगी जिसका उल्लेख गोल्डन डोम के संदर्भ में किया गया है। देखिए, हुआ यह है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए यह बहुत स्पष्ट था कि जो खतरा सोवियत संघ से आता था वे सोवियत आईसीबीएम्स थे, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, लंबी दूरी की लेकिन निश्चित मार्ग वाली, और वे उत्तर से आते थे, जिसका मतलब है कि सोवियत आईसीबीएम्स की निगरानी के लिए जो भी रडार थे वे सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे। इसी वजह से 1958 में अमेरिकियों ने NORAD कमांड की स्थापना की, एक नया कमांड जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस एयर डिफेंस कमांड, जिसके रडार जो जमीन पर लगे थे वे उत्तर की ओर मुंह किए हुए थे। नोरैड एक 2 देशों वाला कमांड है। 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा। तो इसकी कुछ एयर इंस्टॉलेशन ग्रीनलैंड पर भी थी। और 2019 के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी सेना में एक नई फोर्स यूएस स्पेस फोर्स की स्थापना की, तब वायु तत्वों की जगह अंतरिक्ष तत्व ग्रीनलैंड पर स्थापित किए गए। तो ये एक 2 देशों वाला कमांड है। अब हम यह भी जानते हैं कि 11 सितंबर के बाद 2002 में अमेरिकियों ने एक नया कमांड बनाया जिसे नॉर्दर्न कमांड कहा गया, जो मुख्य रूप से होमलैंड सिक्योरिटी के लिए था।
और ये दोनों कमांड, नोरेड और नॉर्दर्न कमांड, दोनों का मुख्यालय कोलोराडो में है। अब बात यह है कि उस समय जब नोरेड बनाया गया था, उस समय खतरा था सोवियत संघ के बैलिस्टिक मिसाइलों आईसीबीएम्स का। ये अब पूरी तरह से बदल चुका है। हम आज चीन और रूस की क्षमताओं को जानते हैं। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, उनके पास हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हैं। फिर अगस्त 2020 में चीन ने फोर्ब्स के परीक्षण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। फोर्ब्स एक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, जिसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को रॉकेट की मदद से निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा गया था। यह एक 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और फिर वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया, और यह पृथ्वी पर कहीं भी हमला कर सकता है। तो यहाँ बात यह है कि फोर्ब्स को मुख्य भूमि अमेरिका में उत्तरी मार्ग से ही आना जरूरी नहीं है। यह यहाँ तक कि दक्षिणी मार्ग से भी आ सकता है। इसका मतलब अब रूस और चीन की मिसाइलों का पता लगाने और ट्रैक करने की क्षमता 360 डिग्री होनी चाहिए। तो हम अमेरिकी दृष्टिकोण से देखें तो दुश्मन की मिसाइलें जिनकी टर्मिनल स्पीड 20 माक है और वे मिसाइलें नियर स्पेस से दागी जा रही हैं, यही स्थिति है। नियर स्पेस वह क्षेत्र है जो हाइपरसोनिक स्पेस है, 20 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 100 किलोमीटर ऊंचाई तक, जिसके बाद अंतरिक्ष शुरू होता है। फिर तेज गतिशीलता, बदलती हुई प्रक्षेप वक्र, 360 डिग्री हमले, यानी यह कहीं से भी हमला कर सकता है। और निश्चित रूप से MIRVs यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। इसीलिए हम जो देख रहे हैं वह ये है कि अमेरिकी प्रतिक्रिया तुरंत होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए, और अब सब कुछ एक ही कमांडर के अधीन होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन अब अंतरिक्ष में जो क्षमताएं विकसित कर रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2024 में क्या हुआ। उन्होंने अपने सुधार यानी PLA सुधार के तहत क्या किया, जो पहले उनके पास था। रणनीतिक समर्थन बल को भंग कर दिया गया और उसकी जगह एक एयरोस्पेस फोर्स शाखा बनाई गई, जो विशेष रूप से अंतरिक्ष की देखरेख करती है। अगर आपको मिसाइलों का मुकाबला करना है, अगर अमेरिकियों को दोनों विरोधियों की मिसाइलों का सामना करना है, तो ये बूस्ट फेज में ही होना चाहिए, क्योंकि बूस्ट फेज ही पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो अमेरिकी या गोल्डन डोम देख रहे हैं, वह एक बहुस्तरीय ढाल है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तर स्पेस लेयर होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ही उनके सेंसर होंगे। और पहले से ही एक रिपोर्ट है कि एलन मस्क की स्पेस एक्स को गोल्डन डोम के लिए लियो में 600 सैटेलाइट्स बनाने का ठेका दिया गया है। इसकी कीमत लगभग $2 अरब रखी गई है। बिल्कुल, यह कीमत और बढ़ सकती है, क्योंकि सैटेलाइट्स की संख्या 1000 तक भी हो सकती है। तो ये सेंसर अंतरिक्ष में ही होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी सैन्य क्षमताएं भी, चाहे वे नॉन काइनेटिक क्षमताएं हों जैसे लेजर, या काइनेटिक क्षमताएं जैसे इंटरसेप्टर्स, दोनों ही जरूरी हैं। सब कुछ अंतरिक्ष में होना चाहिए, इसलिए अंतरिक्ष का सैन्यकरण, और यह काम होगा डारपा यानी अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो युद्ध विभाग के अंतर्गत काम करती है। हम जानते हैं कि इसे 1958 में स्थापित किया गया था, जब 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक अभियान शुरू किया था। और डारपा का मुख्य काम भविष्य की तकनीकों पर नजर रखना है। डारपा एक बहुत छोटी संस्था है, जिसमें लगभग 220 लोग काम करते हैं। यह अन्य छोटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को काम सौंपती है, लेकिन सब कुछ बहुत गोपनीयता के साथ किया जाता है। GPS बनाने वाली संस्था डारपा ही है। इंटरनेट का आविष्कार भी डारपा ने ही किया था। तो डारपा अधिकतम अंतरिक्ष और मिसाइल अनुसंधान पर ध्यान देगी। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी नजर रखेगी। यह उन्नत कंप्यूटिंग पर भी ध्यान देगी। ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी, इसलिए पूरी तरह से गोपनीयता की आवश्यकता होती है। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन सभी तकनीकों को किसी भी नाटो देश के साथ साझा करना चाहेंगे। और जो आधारभूत संरचना जमीन पर होगी, मान लीजिए ग्रीनलैंड में, वह आज की किसी भी अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत विशाल होगी। यही कारण है कि वह ग्रीनलैंड का मालिक बनना चाहता है। वह किसी भी तरह से ग्रीनलैंड चाहता है,
क्योंकि ग्रीनलैंड ठीक वही है जहां उसे होना चाहिए, गोल्डन डोम का हिस्सा बनकर। अब आइए उस दूसरे सैन्य खतरे की बात करते हैं जिसका सामना अमेरिका को इन दो महाशक्तियों की वजह से करना पड़ रहा है। और यह खतरा खुद आर्कटिक महासागर में है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। और हम जानते हैं कि रूस दुनिया की सबसे लंबी आर्कटिक समुद्री सीमा रखता है। वह अपने बंदरगाहों को अपग्रेड कर रहा है, अपने रडारों को उन्नत कर रहा है और नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। और रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बेड़ा है और इनमें से कई क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। इतना ही नहीं, रूस की चीन के साथ नो लिमिट्स साझेदारी के कारण चीन खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, जबकि वास्तव में वह आर्कटिक सर्कल से 1400 किलोमीटर दूर है। और चीन 2018 से ही पोलर सिल्क रोड की बात कर रहा है। ये वही उत्तरी सिल्क रूट है जिसे रूसियों ने नाम दिया था। और 2024 में हमने देखा कि लगभग 97 कार्गो जहाज, जो ज्यादातर रूस से थे, रूस से चीन तक माल ले जा रहे थे। ये सभी उत्तरी समुद्री मार्ग पर चले। मेरा मतलब है, यह संख्या उस वाणिज्यिक यातायात की तुलना में बहुत ही नगण्य है जो स्वेज नहर से होकर गुजरता है। उदाहरण के लिए 2024 में लगभग 13,000 जहाज स्वेज नहर से होकर गुजरे। लेकिन बात यह है कि इस उत्तरी समुद्री मार्ग और आर्कटिक महासागर की स्थिति को देखते हुए और यह तथ्य कि बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, अब रूस और चीन दोनों अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा कर रहे हैं और 20-20-24 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन दोनों देशों ने इस क्षेत्र में समुद्री अभ्यास किए हैं और वे अपने बमवर्षकों का उपयोग करते हुए हवाई अभ्यास भी कर रहे हैं जो लंबी दूरी को ध्यान में रखते हैं। और बर्फ के पिघलने के कारण इस पूरे क्षेत्र में युद्ध की प्रकृति बदल जाएगी। वह युद्ध प्रणाली जो शीत युद्ध के दौरान मौजूद थी। शीत युद्ध में मुख्य बात यह थी कि वहां बर्फ की एक मोटी परत हुआ करती थी। तो ये सोवियत पनडुब्बियां, वे बस चुपचाप पड़ी रह सकती थीं, बिल्कुल शांत, और उस विशाल बर्फ की चादर के नीचे छुपी रह सकती थीं। और उन्हें बस इतना करना होता था कि वे एक खुली जगह देखें जिसे लीक कहा जाता है, यानी बर्फ में कोई जगह जहां से वे बाहर आ सकें और अपने मिसाइल दाग सकें। क्योंकि जहां तक पनडुब्बी रोधी युद्ध एएसडब्ल्यू का सवाल था, उसमें केवल एक ही पक्ष काम करता था और वह था दूसरी तरफ की किलर पनडुब्बियां। क्योंकि बर्फ की परत के कारण वायु और सतह से हमला करने वाला तत्व काम नहीं करता था। अब पूरी स्थिति बदल गई है। फिर वे समुद्र के नीचे बिछी केबल्स, यानी सबसी केबल्स, जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक जाती हैं, उन्हें काट सकते हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा, महासागर अब अधिक पारदर्शी होता जा रहा है, बर्फ अब वहां नहीं है। तो अब ये पनडुब्बियां कहीं भी सतह पर आ सकती हैं और कहीं से भी फायर कर सकती हैं। और फिर रूस और चीन के पास जो मिसाइलें हैं, उनकी रेंज बहुत लंबी है और उनकी गति भी तेज है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़े पैमाने पर आ रहा है। इसका मतलब है कि समुद्री निर्णय लेना और भी तेज होगा और हम स्वायत्त मिसाइलें देखेंगे। हर कोई समझता है कि एआई सबसे पहले मिसाइलों में पूरी तरह से स्वायत्तता के साथ आएगा। तो यही चीज हम यहां देखेंगे। और जहां तक पनडुब्बी रोधी युद्ध का सवाल है, धीरे धीरे एएसडब्ल्यू के सभी तीनों हिस्से यहां देखे जाएंगे। उदाहरण के लिए एयरलेग वह है जहां आपके पास हेप्टास और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं। वे अपने सोनार बॉय पानी में गिरा सकते हैं। फिर सतह के जहाज होते हैं, उनके पास सोनार होते हैं, ये सब। और महासागर की बढ़ती दृश्यता के कारण यहां तक कि सैटेलाइट्स में भी एसएसी रडार हो सकते हैं, जो कि महासागर के अंदर दृश्यता के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार है। और फिर थर्मल सिग्नेचर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रोन का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले स्वाम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अंडर सी ड्रोन यहां बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये सब पहले नहीं था।
और चीनी पीएलए ने 2018 से अंडर सी वॉरफेयर पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वास्तव में युद्ध अब समुद्र के नीचे शिफ्ट हो गया है। और हम यहाँ इसका बहुत कुछ देखेंगे। यहाँ जो बात समझने वाली है वह यह है कि पारंपरिक चौक पॉइंट्स जो शीत युद्ध के दौरान हुआ करते थे, अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए शीत युद्ध में सोवियत और अमेरिकी सेनाओं के बीच एक प्रमुख चौक पॉइंट था, जिसे ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके चौक पॉइंट कहा जाता था, क्योंकि सोवियत पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में प्रवेश करने के लिए इस चौक पॉइंट से गुजरना पड़ता था। लेकिन आज मिसाइलों की रेंज और गति के कारण ये चॉक पॉइंट्स अब अप्रासंगिक हो जाएंगे, और इसलिए एक बार फिर ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही अमेरिकियों के लिए नए युद्ध के संदर्भ में भी, और उस नए कमांड के लिए जो वे स्थापित करने जा रहे हैं। और वह गोल्डन डोम, मैं ये बताना भूल गया था, गोल्डन डोम के प्रोजेक्ट मैनेजर को यूएस स्पेस फोर्स के कमांडर के रूप में नामित किया गया है। संभावना है कि वे समग्र कमांडर भी हो सकते हैं। तो यह सैन्य चुनौती के बारे में है जो बहुत बड़ी है। तो जब आप चीजों को ट्रंप के नजरिए से देखते हैं, जो सलाह उन्हें उनके सैन्य कमांडरों से मिल रही है, ग्रीनलैंड को हासिल करना और उसकी क्षमताओं को नाटो के साथ साझा न करना, उनके दृष्टिकोण से यह समझ में आता है। अब मैं उस सुरक्षा प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करना चाहता हूं जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में बढ़ गई है। उदाहरण के लिए 2017 तक एलएसी का एक भी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं था। आज 24 देश हैं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुके हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन किया और राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण किया, मेरी राय में यह तेल के बारे में कम था। यह ज्यादा इस बात का संदेश देने के लिए था कि चीन और रूस का इस क्षेत्र में प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी वजह से उसने अन्य देशों को भी धमकी दी है, जैसे कि क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको, कि वे सभी, उसकी धमकियां मूल रूप से तो ये ड्रग्स के बारे में नहीं है। ये सब अन्य दो महाशक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के बारे में है। और चीनी इस बात को पहले से भांप सकते थे, क्योंकि ट्रंप द्वारा दिसंबर में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करने के एक हफ्ते के भीतर ही चीन ने एलएसी पर तीसरा श्वेत पत्र जारी कर दिया, जो कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप महासागरों के बारे में था। पहला श्वेत पत्र तो 2008 में आया था, दूसरा 2016 में। लेकिन यह वाला दो कारणों से महत्वपूर्ण था। एक यह कि चीन ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि चीन ग्लोबल साउथ देशों, जिसमें एलएसी देश भी शामिल हैं, के साथ हर हाल में एकजुटता के साथ खड़ा है। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कही, वह यह है कि एलएसी में 7 देश हैं और दुनिया में कुल 12 सरकारें हैं जिनके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि वे अपने ताइवान के साथ संबंध तोड़ दें और एक चीन नीति का पालन करें। तो मेरा जो कहना है वह यह है कि आज वर्तमान में, जब ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन किया था रूस के संबंध में, न्यूयॉर्क टाइम्स पहले ही एक रिपोर्ट कर चुका है कि जब रूसी एयर डिफेंस उपकरण वेनेजुएला में मौजूद थे, S-300 वहां था, बुक वहां था, शायद उस द्वीप, उस देश की सेना उसे इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं थी, और उनमें से कुछ उपकरण तो स्टोर्स में ही पड़े हुए थे। तो रूसी उपकरण एयर डिफेंस का सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तो मेरा कहना बहुत सीधा है कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिमी गोलार्ध में जो ऑपरेशनल गैप्स हैं उन्हें पहचान लिया है, और वे उन्हें भरना चाहते हैं, इससे पहले कि ऐसी स्थिति आ जाए कि उनके लिए पश्चिमी गोलार्ध में वेनेजुएला जैसी कोई कार्रवाई करना असंभव हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह महाशक्तियों के युद्ध में जाने की बात नहीं है, बल्कि यह है कि महाशक्तियां एक दूसरे की सैन्य क्षमताओं और क्षेत्र में प्रभाव का आकलन कर रही हैं, ताकि वे देख सकें कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।